हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित की गई हंटर कमीशन के बारे में जानेंगे। साथ ही इस अंक के साथ हम यह भी जानेंगे कि इन विषय वस्तु पर बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। सर्वप्रथम इस क्रम में रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया और परीक्षा में इससे प्रश्न यह पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया और भारतीयों ने इस कानून का विरोध क्यों किया। सामान्य कानून और इस रॉलेट एक्ट की भिन्नता को समझने का प्रयत्न करेंगे कि सामान्य कानून और इस रॉलेट एक्ट में क्या अंतर था जिसके कारण इस कानून को काला कानून कहा गया। सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद, भारतीय सदस्यों के न चाहते हुए भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित कर दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से यह कानून पारित हो गया और जो इस कानून को लेकर के भारतीय सदस्यों के बीच विरोध था वह इस कारण था क्योंकि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया। जो राजनीतिक कैदी थे या जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे वे लोग कौन थे? वे लोग भारतीय थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आंदोलनों को चलाने के लिए, अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए जो गतिविधियां चलाते थे उसके कारण उनको जेलों में बंद किया जाता था और उनको राजनीतिक कैदी कहा जाता था। इन राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का जो अधिकार मिल गया, भारतीयों ने इसी कारण इसका विरोध किया। भारतीयों ने इसको काला कानून इसलिए कहा क्योंकि यह ऐसा कानून था जिस कानून में किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इस कानून को लड़ने के लिए कोई वकील नहीं खड़ा हो सकता था और इस कानून के विरोध में कोई दलील नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। सामान्य कानून वह होता है जो हमें न्याय दिलाने का कार्य करता है। जब हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम उस कानून के द्वारा न्यायालय की शरण में जाते हैं। लेकिन यह ऐसा कानून था जो सिर्फ एक पक्ष को देखकर बनाया गया था, अंग्रेजों के पक्ष में बनाया गया था। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। अब इस अंक का दूसरा बिंदु जो हमारा है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में हम जानेंगे। जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी अहिंसक नागरिक अवज्ञा चालते थे। वह चाहते थे कि लोगों के विरोध के लिए एक अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाए और इसको 6 अप्रैल को हड़ताल के द्वारा इसे प्रारंभ होना था। गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके कारण वहाँ की जनता आक्रोशित हो गई। वहाँ की जनता विद्रोही भावना में आ गई। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर था और पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं, पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेता थे उसमें पहले थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी के विरोध में वहाँ जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने इस जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया
और रोकने के लिए गोलियां चलाई गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। और 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दिया गया, जिसको सामान्यतः जनरल डायर के नाम से जाना गया। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ वह होता है जिस क्षेत्र में सेना का शासन स्थापित हो जाता है। तो इस अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, सेना का प्रशासन लगा दिया गया, सेना की कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो गई, लेकिन वहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन अमृतसर में शाम 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ और सभा हुई, जिस सभा में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। बिना कोई चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस बाग से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता था, वह सकरा रास्ता को भी बंद कर दिया गया। इसके कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और इस अफरा तफरी में, इस गोलीबारी में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। बाद में जनरल डायर ने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में, जो लोग सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, उनके जहन में, उनके मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके वह एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। वह सत्याग्रहियों को डराना चाहता था, देश की जनता को इसके माध्यम से वह डराना चाहता था। इसलिए उसने इस तरह की कार्रवाई की। जो सरकारी आंकड़े दिए गए, उस सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इसमें 397 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे अधिक थी। और महात्मा गांधी इस घटना से बहुत दुखित थे। पूरा देश स्तब्ध रह गया और इस हत्याकांड के बारे में सैमसन और गैरेट ने लिखा कि अमृतसर की दुर्घटना भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक युगांतरकारी घटना थी। और यह घटना कुछ उसी तरह की घटना थी जिस तरह 1857 का विद्रोह हुआ था। और इस 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। कंपनी के शासन के बाद सीधे तौर पर ब्रिटेन के महाराज के द्वारा भारत पर शासन स्थापित हुआ। कुछ उसी तरह का परिवर्तन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ। इस अमृतसर दुर्घटना के कारण भारत और ब्रिटेन के संबंधों में परिवर्तन हुआ। अब हम इस अंक का तीसरा बिंदु हंटर कमीशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिक्रिया में लोगों में जो आक्रोश था, नेताओं में जो आक्रोश था, उसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमीशन को गठित किया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। पक्षपात शायद यहीं से प्रारंभ हो चुका था कि 3 भारतीय रहेंगे, वह अल्पमत में रहेंगे, और 5 अंग्रेज बहुमत में रहेंगे। जो भी फैसला होगा वह फैसला अंग्रेजों के पक्ष में होगा। इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हम सम्मान के तमगे, अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देते हैं। जो सम्मान हमें दिए गए वह सम्मान अत्यंत बेतुके हैं, वह एक कलंक की तरह हैं। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इसके अलावा महात्मा गांधी को भी जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी,
इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप जो उनके मन में जो आक्रोश था, उस आक्रोश के कारण उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस घटना की जांच करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। सरकार ने जनरल डायर के इस कृत्य को, जनरल डायर ने जो कृत्य किया था, जो हजारों की संख्या में लोगों पर गोलियां चलाई थीं, उस कृत्य को गलत नहीं माना और हंटर कमीशन का गठन मामले को रफा दफा करने के लिए, लोगों के आक्रोश को दबाने के लिए सिर्फ किया गया था। अब हम बात करेंगे कि इस बिंदु पर, हंटर कमीशन पर परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का गठन क्यों हुआ था, हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया था। और जलियांवाला बाग के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या कारण थे और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी पर इसका क्या असर हुआ। इस तरह हमने 3 बिंदुओं के बारे में जाना। पहला बिंदु रॉलेट एक्ट, और कहीं न कहीं ये तीनों बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, इसमें ऐसे प्रावधान किए गए, ऐसी व्यवस्था की गई कि राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए बंद करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा यह ऐसा कानून था जिसमें कोई अपील नहीं था, कोई वकील नहीं था, कोई दलील नहीं दी जा सकती थी, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। तो प्रश्न जो पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इस तरह के मुकदमे को लड़ने के लिए कोई वकील नहीं हो सकता था, और इस कानून के खिलाफ कोई दलील नहीं दी जा सकती थी। राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार दे दिया गया। एक तरह की तानाशाही व्यवस्था इस कानून के द्वारा स्थापित की गई, इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। दूसरा बिंदु जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इस रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ था। उसके विरोध करने के लिए यह हत्याकांड में जो सभा आयोजित की गई थी वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को, वहाँ के जो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में जनता ने जुलूस निकाला था। लोगों को इस बात का पता नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, सेना का कानून लगा दिया गया है, और जो रास्ता बाहर निकलने का था उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया। और जनरल डायर ने इस भीड़ पर जो गोलीबारी की, उस गोलीबारी के कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों में उसको 397 लोगों के मारे जाने की बात कही गई, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न थी। इसके कारण देश के नेता इस घटनाक्रम के कारण बहुत खिन्न हुए, बहुत दुखी हुए, और इस दुख के कारण उन्होंने अपनी उपाधियों को वापस किया, जिसमें सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, सर की उपाधि वापस की, और महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की। इस तरह आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, एक नए विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।